नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको न्यूक्लियर रिसेप्टर के बारे में। इससे पहले मैंने इसके अलावा जो फिजियोलॉजिकल रिसेप्टर हैं लाइक टायरोसिन काइनेज, जैक स्टैट पाथवे, द लिगेंड रिसेप्टर्स और जीपीसीआर, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये न्यूक्लियर रिसेप्टर भी एक फिजियोलॉजिकल रिसेप्टर का टाइप है। तो जो टॉपिक है वो न्यूक्लियर हार्मोन रिसेप्टर एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। एंड चूंकि ये रिसेप्टर जो है वो सेल के अंदर रहता है, उसको बोला जाता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर ऑल्सो, और इसको साइटोसोलिक रिसेप्टर भी बोलते हैं। दूसरे तरह के और रिसेप्टर जिनकी अभी मैंने बात की, वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बेसिकली रहते हैं। तो इस टाइप के जो रिसेप्टर होते हैं ये एक सुपर फैमिली है जिसमें 48 डिफरेंट काइंड के रिसेप्टर्स होते हैं। और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये उन जीन को एक्टिवेट करते हैं और उन जीन को अफेक्ट करते हैं जो कि हमारे शरीर में इंपॉर्टेंट फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं उनको बेसिकली मेनली दो फैमिलीज में बांटा गया है। और मेजर दो टाइप के फैमिली होते हैं इसमें पहला फैमिली में वैसे लिगेंड्स होते हैं लाइक एंड्रोजन, इस्ट्रोजन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, थायराइड हार्मोन और विटामिन डी। इनके जो रिसेप्टर के नाम भी हैं इनके नाम पर ही रहते हैं, लाइक एंड्रोजन रिसेप्टर, इस्ट्रोजन रिसेप्टर, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर, थायराइड हार्मोन रिसेप्टर। और अलावा बाकी जो दूसरे फैमिली हैं उसमें लिगेंड के एग्जांपल हो सकते हैं फैटी एसिड, बाइल एसिड, लिपिड मेटाबोलाइट्स एंड लिपिड्स। ना इसके जो रिसेप्टर हैं लाइक एफएक्सआर इज फार्निसाइड एक्स रिसेप्टर एंड एलएक्सआर इज लीवर एक्स रिसेप्टर। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, नॉन स्पेसिफिक। तो जो इस तरह के रिसेप्टर हैं जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आता है, वो जो रिसेप्टर होते हैं वो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होते हैं, और जो लिगेंड होता है वो आता है और बाइंड करता है उस रिसेप्टर पर, और फिर वो रिसेप्टर डाइमराइज होके न्यूक्लियस में जाते हैं और फिर डीएनए के साथ अटैच होके इफेक्ट दिखाते हैं। जबकि दूसरे टाइप के जो रिसेप्टर हैं इस फैमिली में, उसमें क्या होता है कि जो रिसेप्टर होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म में नहीं होता, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और लिगेंड को ऑल द वे फ्रॉम बाहर उसको न्यूक्लियस तक आना होता है और फिर वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं और फिर वो जो कॉम्प्लेक्स होता है डीएनए में बाइंड होता है। तो इस पूरे पाथवे को मैं इस फोटो की मदद से, इस फिगर की मदद से और इन स्टेप्स की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए होता क्या है, लिपिड सॉल्युबल जो ये एक लिगेंड है, लिगेंड जो बाहर रहता है सेल के, और न्यूक्लियर रिसेप्टर पर एक्ट करने वाले जो लिगेंड होते हैं वो जनरली लिपिड सॉल्युबल होते हैं। तो वो इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ये सेल है और एक न्यूक्लियस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। सो लिपिड सॉल्युबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, उसके बाद क्या होता है, अंदर साइटोप्लाज्म में ये जो रिसेप्टर होते हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं और वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहते हैं। इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहने में कौन मदद करता है, वो HSP90 हीट शॉक प्रोटीन 90 मदद करता है। वो इस रिसेप्टर को स्टेबलाइज भी करता है। और एक को रिप्रेसर नाम का चीज होता है जो AF2 पर अटैच होता है और वो उसको रिप्रेस करके रखता है, वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है। तो ये जो लिगेंड है वो आता है और यहां पर ये बाइंड होता है, यहां पर ये बाइंड होता है, ये पहला स्टेप है, लिगेंड बाइंड होता है। और जो उसके बाद जो होता है वो जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में मदद करते हैं रहने में, वो निकल जाते हैं बाइंड होने के बाद। सो HSP अलग हो गया और को रिप्रेसर अलग हो गया। सो लिगेंड रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, तो जो HSP बाउंड फॉर्म में था और को रिप्रेसर बाउंड फॉर्म में थे वो निकल गए। उसके बाद कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंज होते हैं, और ये चेंज होते हैं 12th हेलिक्स, यहां पे जो 12th हेलिक्स है उसमें जो 12th नंबर है उसके चेंज होने के कारण। सो ये कन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ, तो यू कैन सी यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है इसका कंपैरिजन कीजिए। सो ये कन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ और एक होमोडाइमर बनाते हैं। होमोडाइमर मीन्स अगर दो एक तरह के मोनोमर आके आप आपस में जुड़ जाए तो वो डाइमर बन जाते हैं और उसको बोलते हैं होमोडाइमर।
दूसरे एग्जांपल है जिसमें दो अलग टाइप के मोनोमर होते हैं और ज्वाइन करते हैं, उसको बोलते हैं हेट्रोडाइमर। इस केस में होमोडाइमर बनता है। सो होमोडाइमर बने, ये एक मोनोमर हुआ और ये एक मोनोमर हुआ, ये एक डाइमर हो गया पूरा मिला के। सो होमोडाइमराइजेशन हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ, जब ये होमोडाइमर बन गया उसके बाद ये जो पूरा होमोडाइमर है वो न्यूक्लियस में ट्रांसलोकेट होता है। सो दिस इज द स्टेप मैं बात कर रहा हूं, ट्रांसलोकेट ऑफ डाइमर टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में हो गया। और उसके साथ में वो जाके बाइंड करता है डीएनए के स्पेसिफिक जीन पर, और यू कैन से कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ बाइंड होता है। नॉर्मली इसको बोलते हैं हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट। सो वहां जाके बाइंड होता है और उसके साथ में को एक्टिवेटर का रिक्रूटमेंट होता है। ये रिक्रूटमेंट हो गया, को एक्टिवेटर बाहर से आते हैं और वो यहां पर बाइंड करते हैं, जिसके लिए ऑलरेडी एक साइट होता है AF2 पर। वहां पर ये जब आते हैं तब ये फुल चीज एक्टिवेट हो जाता है, जिसको बोलते हैं ट्रांस एक्टिवेशन। और ट्रांस एक्टिवेशन होगा कब, जब एक्टिवेटर बाइंड करेंगे। ट्रांस रिप्रेशन होगा जब रिप्रेसर बाइंड करेंगे, को रिप्रेसर बाइंड करेंगे। और उसके बाद स्पेसिफिक एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, एमआरएनए। और उसके बाद फिर ये राइबोसोम में जाता है और राइबोसोम मदद करते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन फॉर्म करने में, प्रोटीन एक्सप्रेशन, और फिर उससे इफेक्ट मिलता है। अब बात आती है कि इसके थेरापेटिक जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है ना। थेरापेटिक सिग्निफिकेंस ये है कि अगर इस तरह के लिगेंड, इस तरह के ड्रग्स दिए जाएं जो न्यूक्लियर रिसेप्टर पर बाइंड होते हैं, वो तुरंत एक्शन नहीं देते हैं, इफेक्ट तुरंत उनसे नहीं मिलता है। जनरली 30 मिनट्स और 1 आवर का लैग पीरियड होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि इसको बाइंड होने में और फिर यहाँ न्यूक्लियस पे पहुंचने में और उसके बाद नया प्रोटीन को सिंथेसाइज होने में समय लगता है, तो इसलिए नहीं मिलता है। इसका दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि जब इस तरह की चीज को, इस तरह के ड्रग अगर कोई पेशेंट ले रहा है और उसको अचानक से स्टॉप किया जाए या विड्रॉ कर दिया जाए, तो उसका जो इफेक्ट है वो तुरंत खत्म नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो ऑलरेडी सिंथेसाइज्ड प्रोटीन है उसको मेटाबॉलिज्म होने में समय लगता है और नए प्रोटीन को बनने में समय लगता है और एंजाइम को बनने में समय लगता है, इसलिए इफेक्ट भी तुरंत जल्दी नहीं जाता है। सो ये इसके थेरापेटिक सिग्निफिकेंस थे। तो इस तरह से अगर स्टेप वाइज और फिगर वाइज में अगर आप एक्सप्लेन करने में एक्सप्लेन कर सकेंगे तो ये अच्छे से आप इसको एग्जाम में दिखा सकते हैं। सो ये था न्यूक्लियर रिसेप्टर के बारे में। धन्यवाद।